प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। और पिछला वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने बात करी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। If a is any number such that a is greater than 0 and a is not equal to 1, then an exponential function is of the form a raised to power x। मतलब ये कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई एक बेस होगा, उसकी कुछ पावर होती है, राइट। जो बेस है a वो फिक्स होना चाहिए। अच्छा, ये 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं होगा, ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, राइट। a is called the base and x can be any real number। तो यहां पर बेसिकली y is equal to a raised to power x, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो x हमारा एक तरीके से डोमेन का काम कर रहा होगा, राइट, मतलब इनपुट का। और यहां पर जो y है ये हमारा बेटा आउटपुट का काम करेगा, मतलब कि रेंज का। यानी आप x कोई भी नंबर रख सकते हो, उसके रिस्पेक्ट में जो y आएगा वो हमारा आउटपुट रहेगा, राइट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो fx इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और 4/7 रेज टू पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। यहां पर बेस a है जो 0 नहीं होना चाहिए बोला गया, बेस 1 नहीं होना चाहिए बोला गया, और बेस 0 से बड़ा होना चाहिए ऐसा बोला गया। तो यहां से दो कंडीशन निकल कर आ रही है कि या तो बेस 1 से भी बड़ा होगा और या फिर बेस 0 से 1 के बीच होगा, क्योंकि 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए हमेशा और 1 नहीं होना चाहिए। तो यहां से दो ही केस बन के आएंगे, या तो 1 से बड़ा और या फिर 0 से 1 के बीच। 1 से बड़ा तो मतलब 2, 3, 4 कुछ भी आप हम उसमें लेंगे e रेज टू पावर x, और e जो है वो लगभग 2.718 समथिंग समथिंग होता है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे पाई एक इरेशनल है, 3.14 डॉट 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 चलते ही रहता है। ओके, नाउ द जनरल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रूल। अगर a हमारा बेटा 1 से बड़ा है तो ax एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि आप सोच के देखो यहां पे अगर 2 रेज टू पावर x है, 3 रेज टू पावर x है, राइट। a बढ़ा दिया मैंने, जहां a पहले 2 था वहां a 3 हो गया है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये कैसा फंक्शन है, बोलो। आप x की कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। जो नंबर आप यहां पे रखने वाले हो, मतलब अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है और आप यहां पे 2x1 और 2x2 की बात कर रहे हो, मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए सेम बेस पे बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये सेम साइन का रहेगा क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है। लेकिन अगर आप x1 जो है वो x2 से बड़ा है और आप 1/2 की पावर x1 और 1/2 की पावर x2 की बात कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब बेस 0 से 1 है और 0 से 1 के बीच में जब बेस होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन इस तरीके की सिचुएशंस में क्या होता है ये भी हम अगली स्लाइड में समझेंगे। बेसिकली जब हम डिफरेंट बेसिस के लिए ग्राफ बना रहे होंगे तो हम उनके रिलेशन को भी समझेंगे, क्योंकि अब वैल्यू x पे डिपेंड कर रही होगी। जब आप x को 1 रखो दोनों में, सपोज थोड़ी देर के लिए, तो 3 बड़ा है 2 से, मतलब जब पॉजिटिव रखी जाएगी तो जो बड़ा है वो एक्चुअल में बड़ा रहेगा और जो छोटा है वो छोटा। लेकिन अगर आप नेगेटिव रखने जाओ, सपोज x की जगह -1 रख दो दोनों में, तो 1/2 और उधर हो गया 1/3, तो 1/2 बड़ा हो जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, वो डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि जब बेस 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग और बेस 0 से 1 तो डिक्रीजिंग, ठीक है। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है वो 0, 1 से तो पास होगा ही होगा, ऑब्वियसली। आप देखो कि a रेज टू पावर x है, अगर मैं x को थोड़ी देर के लिए 0 मान लो तो y मेरा 1 आएगा, तो इसका मतलब 0,1। अच्छा, ये क्या बेस पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, मतलब बेस की अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या कंडीशन होती है बेस की, कि वो 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर लेते हो तो वो हमेशा इस पॉइंट से तो पास होगा ही होगा, ठीक है जी। अगर a 1 से बड़ा है तो ये अभी बता चुका हूं कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो ax2 ax1 से बड़ा होगा, a रेज टू पावर x1 से बड़ा होगा, क्योंकि
इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम करेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम करेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स्ड हो जाएगा, राइट। सो नाउ द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, ग्राफ बनाते वक्त हमको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि या तो बेस 1 से बड़ा होगा, तो जब 1 से बड़ा बेस होगा तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, राइट, a रेज टू पावर x। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा जिससे हमेशा पास करेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होगा 0,1। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा है y एक्सिस। ओके, ये हमारा है ओरिजिन, दैट इज 0,0। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, a रेज टू पावर x का। ठीक है, लेकिन ये तब बनेगा जब a 0 इससे 1 से बड़ा होगा। अच्छा, दूसरा केस, अगर a 0 से 1 के बीच हो तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा सर, देख लेते हैं जी। अगर ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, मतलब डिक्रीजिंग, और ये पॉइंट 0,1 रहेगा। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही 0,1 से पास होगा। a अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, a अगर 0 से 1 के बीच है तो डिक्रीजिंग। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर डिफरेंट बेसिस। बेस अगर अलग अलग है तो ग्राफ में क्या चेंज आ रहा है वो देखते हैं बेटा। इसमें भी फिर से वही दो केस की बात करेंगे हम। अगर बेस 1 से बड़ा है ना, हालांकि हम सबको क्लब करके एक जगह भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा ज़्यादा होच पोच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, तो अपन थोड़ा सा स्मार्टली काम करते हैं। देखो, ए अगर 1 से बड़ा है बेटा तो इंक्रीजिंग तो बनेगा, ये तो पक्का तय है। मान लो कि ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट 0,1 है, ये हम श्योर हैं इस बात को लेकर के ये ओरिजिन है। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, इसको हम मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। मान लिया हमने 3 रेज टू पावर एक्स, 2 रेज टू पावर एक्स, 3 रेज टू पावर एक्स एंड 4 रेज टू पावर एक्स। हम ये 2-3 ग्राफ एक ही जगह पे प्लॉट करना चाहते हैं ताकि आप ये देख पाएं कि ग्राफ बन कैसा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ी सी देर के लिए ऐसे मतलब रफली बात करते हैं। यहाँ पे ये x की वैल्यूज है, राइट, x एक्सिस, x की वैल्यू 0, फिर आएगा x की वैल्यू 1, x 2, 3, 4 इन्फिनिट तक। मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, x की जगह 1 पे, मतलब 1 पे, x की जो वैल्यू है 1 पे खड़ा हो गया। इस पे ये कुछ मिलेगा, तो x की वैल्यू जब मैं 1 रख रहा हूँ, बचपन में यही करते थे ना यार, मतलब 3 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x। ठीक है, 2 ग्राफ मान लो मैं बनाना चाह रहा हूँ, या एक और बना देते हैं, चलो 4 रेज टू पावर x। ठीक है, और जब मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो ये y क्या आ रहा है एक बार बता सकते हैं क्या मुझे? 0 रखेंगे तो सर 1 1 1 आएगा। अच्छा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा बोलो? 1 रखेंगे तो सर ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये 3 रेज टू पावर x का ग्राफ हम बना चुके हैं। और जब आप 1 रख रहे हो तो 2 आ रहा है, मतलब किसके लिए 2 आ रहा है? 2 रेज टू पावर x के लिए। तो मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा किसका? 2 रेज टू पावर x का, मतलब वो नीचे से जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, किसके लिए? 4 रेज टू पावर x के लिए। तो मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 4 रेज टू पावर x। सर लेकिन यहाँ पे आपने कैसे ये कहा कि 4 रेज टू पावर x जो इधर ऊपर है इधर नीचे जा रहा है? x की जगह एक बार आप -1 रख के देखो। तो जब आप -1 रख रहे हो ना बेटा, 3 रेज टू पावर -1, तो ये हो गया 1/3। यहाँ पे रखा तो 1/2 और यहाँ पे रखा तो 1/4। अब मुझे बताओ कि 1/4 होता है, देखो 0.25, जो कि सबसे छोटा है। तो 4 रेज टू पावर x इधर सबसे ऊपर, इधर सबसे नीचे। 1/3 फिर बीच में आ गया, और 1/2 इधर सबसे, अगर इधर पॉजिटिव में देखें तो 2 सबसे यहाँ पे नीचे क्योंकि छोटा है, और 1/2 सबसे बड़ा है तो इधर ऊपर। इसका मतलब ये हुआ, एक यहाँ से ऑब्जर्वेशन पता चली कि इस तरफ क्या है? x पॉजिटिव। क्या है जी? पॉजिटिव। तो मतलब जो बड़ा है वो एक्चुअल में बड़ा है, मतलब ऊपर है ना, बड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे।
और जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो x जब नेगेटिव है तब क्या हो रहा है, जो एक्चुअल में बड़ा है, मतलब जो 4x है वो सबसे नीचे है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3x। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम पॉजिटिव चल रहे हैं तो जो बड़ा है वो बड़ा है, और जब हम नेगेटिव जा रहे हैं तो जो छोटा है वो बड़ा है। मतलब ऐसे याद रखो कि जब दुनिया नेगेटिव चल रही हो, क्योंकि जब कलयुग का जमाना है ना, दुनिया जब नेगेटिव चल रही है तो छोटा बड़े पे भारी है, ठीक है। मतलब देखो, जो इंसान दिल से बड़ा होता है ना, उसको अमीर या गरीब होने की कोई उसका पैमाना नहीं है, वो अंदर से बढ़िया है। मैंने एक बहुत अच्छा शेर ही मुझे याद आ रहा है बेटा, कि मैं बड़े लोगों के नीचाई से वाकिफ हूँ, मतलब उनके नीचेपन से, नीचपन से, कि मैं बड़े लोगों के नीचाई से वाकिफ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो वैसे तो पैसे वाला है लेकिन एकदम नियत में एकदम खत्म क्वालिटी, ठीक है। तो जब दुनिया नेगेटिव चल रही है तो छोटा जो है ना, जो छोटापन है जिसमें, वो भी बड़े पे भारी है, ठीक है। तो जब यहाँ नेगेटिव हम जा रहे हैं तो छोटा बड़े पे भारी है, ये ध्यान रखना, थंब रूल है जी। अच्छा, दुनिया जब पॉजिटिव है तब तो जो बड़ा था वो बड़ा, सिंपल, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि जब बेस 0 से 1 के बीच हो। अच्छा, जब बेस 0 से 1 होगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने थोड़ी सी देर के लिए मान लिया कि ये हमारा ग्राफ है 1/2 का, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, मान लिया ये पॉइंट आ गया 0,1, ठीक है, 1/2 अब मेरा मन है कि मैं 1/3 का ग्राफ देखना चाहता हूँ, कहाँ बनेगा। तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो, अच्छा 0 पे तो ये आएगा ही हमेशा, x की वैल्यू 1 आप लेते हो तो ये आएगा 1/2, यहाँ पे 1 लेते हो तो ये आएगा 1/3, मतलब 1/2 दैट इज 0.5 और ये है बेटा 0.33। मतलब जब आप x की वैल्यू 1 लोगे तो 0.33 नीचे आएगा, मतलब यहाँ कहीं, और 0.5 यहाँ कहीं, ठीक है। तो मतलब जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, 1/3, ठीक है। यहाँ पे भी आप अच्छा देखो 1/2 1/3, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 1/2 क्या है, बड़ा होता है 1/3 से, क्योंकि 0.5 जो है वो 0.33 से बड़ा होता है, राइट। अच्छा, और जब दुनिया पॉजिटिव चल रही है तो जो बड़ा था वो बड़ा है और जो छोटा था वो छोटा है। तो मतलब जब दुनिया पॉजिटिव चल रही हो तो बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है, लेकिन जब दुनिया नेगेटिव चल रही हो तो छोटा बड़े पे भारी है, याद रखना, ओके। So now let us discuss some different examples for the better understanding of the concept. इस एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस। कि सर थ्योरी में तो आपने नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा दिया, अब आप क्वेश्चन इतना तगड़ा, अरे भाई कैसे करेंगे सर, इसका तो मुझे ग्राफ ही नहीं आता। बेटा जब भी कभी अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं एक्चुअल में, बोलो। किसी इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मान लो एक तरफ क्वाड्रेटिक है एक तरफ जीरो, तो आप क्या कर रहे होते हो, ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे होते हो कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले के बराबर हो जाए। या दूसरी भाषा में कहूँ तो ऐसा कर रहे होते हैं हम कि एक ग्राफ दो, मान लो एक लाइन है एक सर्किल है, मान लो एक लाइन है एक दूसरी लाइन है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या कर रहे होते हो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे होते हो, राइट, उन कर्व्स के, ये उन इक्वेशंस के, ये जो भी वटेवर जो सॉल्व करते हो आप। अच्छा सर, तो यहाँ पे 2x - 3 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर लिख सकते हैं, 2x - 3, तो सर ये तो हो गया 1/2 अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो 2 - है। अरे भाई 2 - को ही हम 1/2 कह रहे हैं। अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने जो भी पढ़ा ये बेसिकली क्या था, यही तो था ना यार। इसको मैं क्या लिखूंगा 2 इसको मैं क्या लिखूंगा 3 सो डोंट कंफ्यूज, ओके, ठीक है सर। तो यहां से क्या पता चला जी, एक तरफ है 2x - 3, अच्छा सर इसका ग्राफ कैसे बना सकते हो, एक रफली
इसका ग्राफ दोनों का बनाएंगे। इसका तो एक लाइन बनेगी, स्लोप है 2 मतलब इस तरीके से बनेगी, और -3 मतलब नीचे से जाएगी, तो लाइन ऐसी कुछ बनेगी। यहाँ पर है 2⁻⁻x, तो मतलब इसका ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा ऐसा कुछ। तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट पर। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? एक। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1. Okay, so this is the answer for this particular question. Now the next question, x square minus 4x plus 3 minus e raised to power minus x is equal to 0. बेटा मैं बता रहा हूं, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ना पता हो और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट देख लो बिना पढ़े, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप इस क्वेश्चन को छुओगे भी नहीं। लेकिन अगर आपने टेक्निक समझ ली, तरीका समझ लिया, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, रफ डायग्राम बनाना है। यहां पर आप देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक है जिसका ग्राफ पैराबोला बनता है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मतलब ये वाला पैराबोला बनेगा, ये तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो शेप तो ऐसा कुछ रहेगा, हाँ या ना? ठीक है सर। तो अच्छा, वैसे तो ये डिपेंड इस बात पे करता है कि इसके रूट क्या आ रहे हैं। जैसे इसके रूट आ रहे हैं 3 और 1, 3 और 1, राइट? तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको अगर हम फैक्टर करने जाएंगे तो x माइनस 3 एंड x माइनस 1 फैक्टर है, तो मतलब 1 और 3 इसके दो रूट है। ग्राफ इसका अगर एग्जैक्ट बनेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, बट हमको एक रफली बनाना है, तो आप बना दीजिए। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो ऐसा कुछ बनेगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, राइट? कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर? 2 जगह पे। ये लाइन मतलब ये जो अपना ग्राफ है ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ये जो पैराबोलिक कर्व है, ये दोनों जितनी जगहों पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जिस x की वैल्यू के लिए ये और ये आपस में कन्विंस कर जाएंगे। मतलब इस पॉइंट पर तो आप देखो ना, ये जो पॉइंट आया है इसके ऊपर तो LHS और RHS दोनों ही 0 हो रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। 0 होने से मेरा मतलब कि इस इक्वेशन में 0 आ रहा होगा जब x की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ओके, और ऐसे ही यहां पे तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे इसके? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, राइट? सो नाउ दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू। ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मोड x प्रोडक्ट विद 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या नन ऑफ दीज होगा। जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है? और अगर किसी को डाउट रहे इस क्वेश्चन में भी तो वो कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।